बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल यूपी फिजिक्स 12th में। अब हम इस समय क्लास 12th का दूसरा चैप्टर का दूसरा वीडियो आज हम शुरू करेंगे। और इससे पहले वाले वीडियो में हमने जाना कि किस तरह से किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाह के लिए इलेक्ट्रॉन ही उत्तरदायी हैं, वही आवेश वाहक का कार्य करते हैं। किसी भी चालक में बहुत अधिक मात्रा में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक रूप से चालक के अंदर गति करते रहते हैं। यदि चालक के किसी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर देखा जाए तो इधर से उधर, दाएं से बाएं या बाएं से दाएं और जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो लगभग बराबर होती है। अतः हम कह सकते हैं यदि कोई चालक के सिरों पर विभवांतर नहीं लगाया गया है तो उसमें आवेशों का नेट प्रवाह शून्य होता है। और जब हम उसके चालक के सिरों पर विभवांतर लगा देते हैं तो चालक के अंदर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और उसी विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉनों की गति एक निश्चित दिशा में हो गई है। अतः इन्हीं आवेशों के प्रवाह, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण ही विद्युत धारा प्रवाहित मानी जाती है। हालांकि हम विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत लेते हैं। यह हमारी परंपरागत विद्युत धारा की दिशा है। और हमने जाना कि श्रांति काल क्या होता है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन चालक के अंदर गति करते हैं तो वो लगातार धातु आयनों से टकराते रहते हैं। तो दो क्रमागत टक्करों के बीच में जो रिलैक्स होकर के चलते हैं, उस समय का जब हम औसत निकालते हैं तो वही श्रांति काल होता है। दो क्रमागत टक्करों के बीच लिया गया समय का औसत मान जो होता है वही रिलैक्सेशन टाइम या श्रांति काल कहलाता है, क्योंकि उन्हीं दो टक्करों के बीच वो रिलैक्स होकर के चलते हैं, इन बीच में कोई टक्कर नहीं हो रही है। तो जो इंग्लिश नाम है इसका उससे क्लियर हो जा रहा है। और दूसरा हमने समझा अनुगमन वेग क्या होता है। वैसे तो इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक रूप से गति करते हैं, लेकिन जब हम उसके सिरों पर, चालक के सिरों पर विभवांतर लगाते हैं तो एक निश्चित दिशा में वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत गति करते हैं। तो जिस वेग से वो गति करते हैं विद्युत क्षेत्र लगाने पर या कहें विभवांतर लगाने पर, वही वेग जो होता है अनुगमन वेग कहलाता है। इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग होता है। और हमने देखा अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र में क्या जो संबंध है उसको भी मैंने डिस्कस किया था। उसके आगे आज हम बढ़ते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि अनुगमन वेग और विद्युत धारा में क्या संबंध है। ये संबंध बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है। कुछ मैंने तैयारी कर रखी है, आइए देखते हैं कि किस तरह से हम विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध निकालेंगे, फार्मूला कैसे प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले एक चित्र बनाया गया है जिसमें L लंबाई का एक चालक दिया गया है PQ, और इसके सिरे पर विभवांतर लगाया गया है बैटरी के माध्यम से V, और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। यानी चालक की लंबाई L है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, और निश्चित रूप से जब हमने विभवांतर लगा दिया है तो इलेक्ट्रॉन इस विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर। तो इलेक्ट्रॉन इस विद्युत क्षेत्र की दिशा से विपरीत दिशा में गति करेंगे। और किस वेग से गति करेंगे, अनुगमन वेग से गति करेंगे। तो हमने लिख रखा है कि माना किसी तार PQ की लंबाई L है तथा इसके सिरों पर विभवांतर V लगाया गया है, जिससे तार के अंदर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग VD से गति करने लगते हैं। यदि तार के परिच्छेद 1 से T समय में गुजरने वाला आवेश Q हो, भाई ये तो तार पूरा लंबा है ना, तो कोई भी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हम बीच में ले सकते हैं और इससे गुजरने वाला जो आवेश है उसकी मात्रा हमने Q मान ली है। और T समय में इस अनुप्रस्थ काट के परिच्छेद से
क्यू आवेश प्रवाहित हो रहा है तो कितनी धारा प्रवाहित हो रही होगी, I बराबर होता है Q बटे T। अब हमें क्या करना है, Q का मान पता करना है, T का मान पता करना है। यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है Q सिरे से P सिरे तक जाने में कितना समय लेगा वो पता लग जाएगा, और जो इसमें आवेश होगा, आवेश की मात्रा कितनी प्रवाहित होगी वो हम निकाल लेंगे। तो यहां पर हमें लेना पड़ेगा, माना चालक के प्रति एकांक आयतन, प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये संख्या n है, और एकांक आयतन तो इस पूरे तार का जो आयतन है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे भाई। एकांक आयतन में n इलेक्ट्रॉन है तो पूरे चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम निकालने क्या जा रहे हैं, Q का मान निकालने जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर, कैपिटल N बराबर हो जाएगा n एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणा आयतन। आयतन किसका, इसी तार का। तो आयतन क्या होगा, लंबाई, तार की लंबाई गुणा क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो कैपिटल N बराबर हो गया स्मॉल n गुणा A इंटू L, ये आयतन हो गया, क्षेत्रफल गुणा लंबाई। अब ये क्या हो गया, इस चालक में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अच्छा, अब हम इस एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश E के बराबर होता है तो इतने इलेक्ट्रॉनों पे कितना आवेश होगा, अतः आवेश की मात्रा Q बराबर हो जाएगी, एक इलेक्ट्रॉन पर E आवेश होता है तो इतने इलेक्ट्रॉनों पर कितना आवेश होगा, इसे गुणा कर देंगे, इसको Na L और E से गुणा कर दिया हमने, तो Q का मान मालूम हो गया। अब समय का मान मालूम कर लीजिए, इसी इलेक्ट्रॉन द्वारा Q से P तक लिया गया समय। समय बराबर होता है दूरी बटे वेग, और किस वेग से इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, अनुगमन वेग से चल रहे हैं, तो T का मान हो जाएगा, इतना भी मिटा देते हैं, तो T बराबर हो जाएगा समय दूरी बटे वेग। तो T बराबर हो गया, दूरी कितनी है थी, लंबाई चालक की L थी, और वेग क्या है, BD हो गया। ये हमारा समीकरण 2 इसको मानते हैं, इसको 3 मानते हैं, और हमारी समीकरण जो 1 थी वो I बराबर थी Q बटे T, ये समीकरण 1 थी। अब Q और T का मान इसमें रख देते हैं, अतः समीकरण 1, 2 तथा 3 से I बराबर हो जाएगा, Q का मान कितना है, N A L E, और T का मान है K E है, L बटे BD। तो ये L से L कट जाएगा और BD ऊपर चला जाएगा, तो I बराबर हो गया N E, पहले लिख दिया A B D, ये आ गया विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध, I और BD में संबंध प्राप्त हो गया है। इसी के आधार पर बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, धारा घनत्व की परिभाषा तो हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अब इसी के आधार पर हम धारा घनत्व की का एक सूत्र निकालते हैं, धारा घनत्व। तो धारा घनत्व प्रति एकांक क्षेत्रफल में बहने वाली धारा कोई धारा घनत्व कहते हैं। तो धारा घनत्व I, ए को इधर ले आए, I बटे
ए होता है, बराबर हो जाएगा। देखिए इसी सूत्र से है, ए को इधर ले जाएंगे तो NEVD I बटे ए बराबर हो जाएगा NEBD। तो ये जे का मान हो गया, क्योंकि I बराबर होता है NEAVD, तो I बटे ए बराबर हो जाएगा NEBD। N क्या है? स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रति एकांक आयतन में, और E जो है इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है VD उसका अनुगमन वेग है। और आपको मालूम है कि J की दिशा जो होती है वो धारा की दिशा में ही होती है। जिस दिशा में विद्युत धारा बह रही है उसी दिशा में धारा घनत्व भी लिया जाता है, क्योंकि धारा घनत्व एक सदिश राशि है। अब बात करेंगे, अगला टॉपिक है हमारा गतिशीलता। क्योंकि हमने लिख रखा है कि गतिशीलता क्या होती है। गतिशीलता, इसको हम कहते हैं मोबिलिटी। किसी भी आवेश वाहक की हम गतिशीलता निकालते हैं। जैसे चालकों में इलेक्ट्रॉन आवेश वाहक होते हैं, तो यहां हम इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता निकालते हैं। द्रवों और गैसों में आयन जो होते हैं वो आवेश वाहक का कार्य करते हैं, इसलिए हम वहां पर आयनों की गतिशीलता निकालते हैं। और इलेक्ट्रॉन क्योंकि हल्के होते हैं तो इनकी गतिशीलता जो है आयनों की गतिशीलता से निश्चित रूप से अधिक ही होती है। तो परिभाषा हमने लिख रखी है, किसी आवेश वाहक द्वारा प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र में प्राप्त अनुगमन वेग आवेश की गतिशीलता कहलाता है। यानी गतिशीलता म्यू बराबर होती है BD बटे E। ये है, देखा ना, किसी आवेश द्वारा प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र में प्राप्त अनुगमन वेग, या कहें किसी आवेश की गतिशीलता उसके अनुगमन वेग तथा विद्युत क्षेत्र के अनुपात के बराबर होती है, ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, BD का मान हमने पहले निकाला था, चूंकि BD बराबर होता है E/m इंटू टॉप। ये BD का मान यहां पर रखते हैं, तो म्यू बराबर हो जाएगा, ये पिछले वीडियो हमने माइनस साइन छोड़ दिया यहां पर से, E टॉप बटे m इंटू E। तो E से E कट जाएगा, म्यू बराबर हो जाएगा E टॉ बाई m। ये एक फॉर्मूला है। अब यहां पर एक टॉ आता है, इसको कहते हैं श्रांतिकाल। m क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, और E जो है इलेक्ट्रॉन का आवेश है, क्योंकि हमने यहां पर इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता निकाली है। आयन होता तो यहां पर आयनों का द्रव्यमान आता, और ये आयन पर जो आवेश होता वो आता है, ये उसका श्रांतिकाल आता। और श्रांतिकाल क्या होता है ये मालूम है, क्या है कि दो क्रमागत टक्करों के बीच, यानी जब इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो वो टकराते हैं, तो दो क्रमागत टक्करों के बीच लिए गए समय का औसत श्रांतिकाल होता है। तो यहां पर हमें मालूम है कि जब यदि ताप बढ़ा देंगे, किसी भी चालक का यदि ताप बढ़ाएंगे तो टक्करों की संख्या बढ़ने लगेगी, जिससे कि श्रांतिकाल घट जाएगा। और जब श्रांतिकाल घट जाएगा तो उनकी गतिशीलता भी घट जाएगी। मतलब ज्यादा टक्करें होने लगी, जा रहे थे, चलते चले जा रहे थे, कम टक्कर होने लगी, हो रही थी। अब क्या हो गया, ताप बढ़ गया तो जो है कंपन बढ़ गया। जो धातुओं के आयन हैं उनका कंपन बढ़ गया, जिससे कि टक्करों की संख्या बढ़ गई, टक्कर होने के चांसेस बढ़ गए। यानी पहले ट्रैफिक जो था वो कम था, अब क्या हो गया, सड़क पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो गया, है ना। और इलेक्ट्रॉन तो मनमौजी हैं, वो तो चलेंगे ही चलेंगे सीधे नाक के सीध में, है ना। तो रास्ते में जो भी टकराएगा टकरा जाएगा। तो अब जो है ज्यादा टक्कर होने लगी, इसलिए क्या हो गया, श्रांतिकाल का जो है मान घट गया। तो म्यू अनुक्रमानुपाती होता है टॉ के, अतः ताप बढ़ने पर
इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता घटती है। क्यों घटती है? क्योंकि श्रांति काल टॉ का मान घटता है। ये अलग से प्रश्न पूछा जा सकता है। और म्यू जो होता है उसके द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि कोई आवेश है जिसका, अब इलेक्ट्रॉनों का तो सभी का द्रव्यमान बराबर ही होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन की तुलना में कोई दूसरा आवेश वाहक है तो वहां पर जो गतिशीलता होगी वो उसके द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होगी। यानी भारी चीज जो है, भार उसका ज्यादा है या कहें द्रव्यमान अधिक है, तो वो उतनी तेजी से नहीं चल पाएगा। हल्का फुल्का कोई है तो वो जल्दी से तेजी से दौड़ लेता है, सीधी सी बात है। वही बात यहाँ पर भी है। यदि द्रव्यमान अधिक है तो उसकी गतिशीलता जो है कम होगी, तो मोटा आदमी कहाँ दौड़ पाता है। वही हाल यहाँ भी एकदम से अपने दैनिक जीवन का कॉन्सेप्ट यहाँ भी लग रहा है। तो ये हमें बातें मालूम होनी चाहिए। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की आयनों से तुलना करें, यदि आयनों से, तो क्या होगा कि आयन का द्रव्यमान निश्चित रूप से इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से जो है ज्यादा होगा, तो आयनों की गतिशीलता इलेक्ट्रॉनों की तुलना में कम होगी। आगे बढ़ते हैं। और एक बहुत ही फेमस नियम है जो कि हमने क्लास 10th में भी पढ़ा है, जिसको कहते हैं ओम का नियम। सिंपल सी है। अच्छा हाँ, गतिशीलता का मान सदैव धनात्मक होता, ऋणात्मक नहीं होता। ये भी हम बात नोट कर लें। तो ओम का नियम ये तो निश्चित रूप से सभी को याद होगा, ओम्स लॉ। ये क्या है? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जिसको कहते हैं ताप, दाब आदि, है ना, किसी चालक की भौतिक अवस्था स्थिर रहे या नियत रहे तो चालक में प्रवाहित धारा विद्युत धारा लिख दीजिए, चाहे विद्युत धारा चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर V के अनुक्रमानुपाती होती है। क्या है? V अनुक्रमानुपाती I, ऐसे लिखते हैं। ये धारा है, विद्युत धारा है I। तो V बराबर हो जाता है, एक नियतांक लगाना पड़ेगा RI यहाँ, या V = IR। यहाँ R एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। ये 10th में पढ़ा था। अब उसके आगे थोड़ा सा हम ये सूत्र जो आया है इसको थोड़ा और डिटेल में करेंगे। कैसे? जो अभी हम लोगों ने सीखा, जो अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध था, और जो है विद्युत क्षेत्र और अनुगमन वेग में संबंध है, उन सबको मिला करके हम इसका डिटेल प्राप्त करेंगे। और जो आता है ओम के नियम का निगमन, डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ। तो ये तो 10th की बात हो गई। अब हम 12th में जो पढ़ने जा रहे हैं वो है ओम के नियम का निगमन। ओम के नियम का निगमन।
इसको कहते हैं डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, तो यहां पर हमने जो इससे पहले देखा था कि किसी चालक में आवेशों का अनुगमन वेग। अब आवेश हमारे क्या है, इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, है ना। अनुगमन वेग BD बराबर होता है क्या, E कैपिटल E बटे M इंटू टॉ। तो BD बराबर हो जाता है E बाई M, और E की जगह पर लिखते हैं B बटे L, और ये हो गया टॉ। V क्या है, विभवांतर है। चालक जिसकी लंबाई L है उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर ही V है। तो इसके सिरों पर जब V विभवांतर लगाया जाएगा, लंबाई L होगी, तो उसमें विद्युत क्षेत्र का मान E बराबर हो जाता है B बटे L। E का मान होता है B बटे L, तो E की जगह पर हमने B बटे L लिख दिया है। अच्छा, BD का मान हमें अभी पता लगा है कि I बराबर होता है NEABD। यहां से जो है हम BD का मान निकालेंगे, क्योंकि I बराबर होता है N, इसको समीकरण 1 रख देते हैं, NEABD, तो BD बराबर हो जाएगा I, इसको इधर ले जाएंगे, I बटे NEA। ये समीकरण 2 हो गए। समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना कर दीजिए। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, ये भी BD है, ये भी BD है, तो ये हो जाएगा EV टॉ बटे ML बराबर हो जाएगा I बटे NEA। त्रिशु गुणा करते हैं, इससे इधर को गुणा करते हैं, इससे इसको गुणा करते हैं, तो ये देखिए E से E को गुणा हो जाएगा, तो आ जाएगा NE स्क्वायर A टॉ इंटू V। देखिए NE स्क्वायर B A टॉ, इधर से इधर गुणा हो गई, है ना। E और E की गुणा हुई, E स्क्वायर हो गई, और N आ गया, A आ गया, टॉ आ गया, बराबर हो गया MLI। अब हम V को छोड़ करके बाकी को उधर नीचे ले जाएंगे, तो B बराबर हो जाएगा ML बटे NE स्क्वायर A टॉ, और ML और I आ जाएगा इंटू में, है ना। ये आया। तो देखा जाए यहां पर ये जो संख्या प्राप्त हुई है हमें, वो दिए गए किसी चालक के लिए नियत ताप पर, ताप तो नियत ही रहेगा क्योंकि भौतिक अवस्थाएं नियत रहनी है, तो ये एक नियतांक है। क्या क्या है जरा देखिए, समझिए। द्रव्यमान नियत होता है, चालक की लंबाई हमने नियत कर रखी है, दिए गए चालक के लिए है। N उस चालक में प्रति एकांक आयतन में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है, A क्या है, उस चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, टॉ जो है वो श्रांतिकाल है, ताप स्थिर है, तो ये भी स्थिर रहेगा। तो इस तरह से ये पूरा एक नियतांक हो गया। तो B बराबर हो गया नियतांक इंटू I, और इसी नियतांक को हम क्या कहते हैं, R कहते हैं, है ना। तो B इससे आ गया B अनुक्रमानुपाती हो गया I के, या I कहें अनुक्रमानुपाती B के। यही ओम का नियम है। ये जो प्राप्त हुआ है ये नियत है,
नियतांक है, इसलिए V अनुक्रमानुपाती I के या I अनुक्रमानुपाती V है। वैसे तो हम I अनुक्रमानुपाती V कहना चाहिए। किसी चालक में प्रवाहित धारा उसके सिरों पर, चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है यदि उसकी भौतिक अवस्थाएं नियत रहें। तो यही हमारा ओम का नियम है। तो इस तरह से हमने ये ओम के नियम को प्राप्त कर लिया। अब यहां पर जो आर आया है, देखिए ये क्या है, आर है एक्चुअल में। यहां आर बराबर है एम एल बटे एन ई स्क्वायर टॉ और ए को हमने किनारे कर दिया, तो ये आर का मान प्राप्त हो गया है। इसी की बात हम करेंगे अगले हेडिंग में, क्या, प्रतिरोध की। ये तो प्रतिरोध है ना, प्रतिरोध, जिसको हम विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। विद्युत प्रतिरोध, पहले तो परिभाषा लिख लेते हैं इसकी, इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस। इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस ये क्या होता है, लिखेंगे चालक का वह गुण जिस के कारण वह विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध कहलाता है। जब भी किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह चालक जो है विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है। ऐसा गुण सभी चालकों में पाया जाता है, कम या अधिक। तो इस गुण को ही हम प्रतिरोध कहते हैं। और आर का मान अभी हमने देखा, आर बराबर आता है ml बटे एन ई स्क्वायर टॉ और ए। इस फार्मूले को भी याद रखिए। वैसे तो आर बराबर v अपान आई होता है ना, ये तो ओम्स लॉ है, लेकिन आर का जो असली फार्मूला है वो यही है। इसको हमें याद रखना चाहिए, क्योंकि इससे हमें पता लगता है कि किसी चालक का जो प्रतिरोध है वो किन किन कारकों पर निर्भर करता है। वही हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वह गुण जिसके कारण वह विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है प्रतिरोध कहलाता है ना। आर बराबर इतना होता है। इसका मात्रक जो है, इसका मात्रक मालूम होगा। प्रतिरोध का मात्रक क्या है, ओम है। इसको ऐसे प्रदर्शित करते हैं। और लिखना चाहें तो हम यहाँ पर इस की बीमा भी लिख सकते हैं, है ना। बीमा का मान देखिए अभी निकालते हैं, है ना। बीमा का मान आर बराबर होता है बी बटे आई। बीमा कैसे निकालेंगे, बी क्या है, विभवांतर है। और ये जो है देखिए बेसिक परिभाषा में जाना पड़ता है किसी भी बीमीय सूत्र को निकालने के लिए। तो ये जो हमने सीखा था कि V बराबर होता है W बटे Q, कार्य बटे आवेश। तो यहां पर लिख दीजिए W बटे Q गुणा I। अब W को W रहने दीजिए। Q क्या होता है, Q बराबर होता है I इंटू टी, है ना। तो Q की जगह पर लिख दिया I T इंटू आई। तो ये हो गया W बटे आई स्क्वायर टी। अब W कार्य का हमें बीमीय सूत्र मालूम होना चाहिए, और नहीं तो फिर निकाल लीजिए बल गुणा विस्थापन से, है ना। तो कार्य का जो बीमीय सूत्र होता है वो m l स्क्वायर टी माइनस 2, या फिर बल गुणा विस्थापन से निकाल लीजिए, बटे आई क्या है, विद्युत धारा। इसका जो है मूल मात्रक क्या है, मूल राशि है तो मूल मात्रक एम्पियर का वर्ग हो जाएगा, है ना। और टी आया वो तो टी हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो हमें देखिए क्या प्राप्त होगा, m प्राप्त हुआ और l का स्क्वायर प्राप्त हुआ। t की घात -2 ये है, नीचे 1 है तो ये भी ऊपर घट जाएगी, t की घात -3 हो जाएगी, है ना। एम्पियर भी ऊपर चला जाएगा।
तो -2 ये हो जाएगी। ये देखिए प्रतिरोध का बीमिंग सूत्र प्राप्त हो गया है, mL²P-3a⁻²। तो इस तरह से हम बीमीय सूत्र निकाल लेते हैं किसी भी राशि का, लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब हम बात करेंगे चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। और इसके लिए R बराबर होता है mL/NE² τ और A। ये तो इससे पता लग, L क्या लंबाई है, द्रव्यमान, ये तो समझो देखा जाए ये चीजें तो इतनी तो एकदम से नियत है। ये ताप पर निर्भर करता है, लंबाई है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है ना। इससे हम लिखते हैं, तो किसी चालक का प्रतिरोध इस पे निर्भर करता है, लंबाई पे निर्भर करता है। आज जो है नंबर 1 अनुक्रमानुपाती है लंबाई के। तो लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है, चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, अनुक्रमानुपाती है ना। प्रतिरोध जो है लंबाई के अनुक्रमानुपाती है। दूसरा R व्युत्क्रमानुपाती है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के। मतलब तार जितना पतला होगा उतना ज्यादा ही उसका प्रतिरोध होगा। मतलब पतले तार से इलेक्ट्रॉनों को निकलने में ज्यादा प्रॉब्लम होगी। भाई दरवाजा मोटा सा है, चौड़ा सा है ना, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन आ सकेंगे। और लेकिन यदि हम उसको पतला करते चले जाएं तार को, तो इलेक्ट्रॉनों को निकलने में बड़ी प्रॉब्लम होगी ना, यानी प्रतिरोध ज्यादा लगेगा। तो इस तरह से तार की लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है। और ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, यानी तार जितना पतला होगा प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। तीसरा जो है वो ताप है। R अनुक्रमानुपाती चालकों के लिए है, ताप चालकों के लिए। तो ताप बढ़ने से क्या होता है, देखिए अलग से आपको इसका आंसर मालूम होना चाहिए कि ताप बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता क्यों है। ताप बढ़ने से क्या होता है, जो उसका श्रांति काल है टॉ का मान घटता जाता है ना। हमें पता लगा कि R जो होता है अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती है टॉ के। ये है ताप का कारक। जितना ज्यादा ये घटता जाएगा उतना R बढ़ता जाएगा। तो ताप बढ़ाने से क्या होता है, ताप के बढ़ने से श्रांति काल घटता है। श्रांति काल जिसको हम टॉ कहते हैं घटता है। टक्करों की संख्या बढ़ती जाती है ना। ताप के बढ़ने से श्रांति काल घटता है, जिससे चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। और चौथा कारक जो है वो पदार्थ है। पदार्थ के आधार पर ही तो यन निर्धारित होगा कि उसके प्रति एकांक आयतन में कितने स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। भाई द्रव्यमान और ई तो नियत है, लेकिन यन जो है वो पदार्थ से पदार्थ पर निर्भर करेगा। कॉपर में प्रति एकांक आयतन में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग होगी किसके, चांदी के तुलना में, है ना। तो चांदी, सोना, ये जो धातुएं हैं, विभिन्न पदार्थ हैं, इनमें प्रति एकांक आयतन में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। इसलिए चौथा कारक जो होगा हमारा वो होगा पदार्थ पर। चौथा है तार के
पदार्थ का। ज्यादा स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन है तो प्रतिरोध कम होगा, यानी R जो है व्युत्क्रमानुपाती है n के। n क्या है? प्रति एकांक आयतन में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगी वो पदार्थ से पदार्थ, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में भिन्न भिन्न होगी। ये क्या है? n प्रति एकांक आयतन में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों की संख्या हर एक धातुओं में अलग अलग होगी, इसलिए उसका प्रतिरोध भी अलग अलग होगा। मान लिया चांदी का तार है, जितना लंबा उतना ही लंबा तांबे का भी है, मोटाई भी बराबर है, सब कुछ बराबर है, लेकिन फिर भी चांदी के तार का प्रतिरोध और कॉपर के तार का प्रतिरोध अलग अलग होगा। क्यों होगा? उसका कारण है कि प्रति एकांक आयतन में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग है। तो ये बात हमने क्लियर कर दी है, इसको याद रखिएगा, कारण सहित आपको आंसर मालूम होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं प्रतिरोध के प्रकार। प्रतिरोधों के प्रकार। अब दो तरह के प्रतिरोध होते हैं, एक होते हैं ओमीय प्रतिरोध, ये सिलेबस का पार्ट है, ओमीय प्रतिरोध। ये क्या होता है? जैसा कि नाम है, वे चालक जिनमें प्रवाहित धारा, विद्युत धारा ओम के नियम का पालन करती है, ओम के नियम का पालन करती है, उन चालकों के प्रतिरोध को ओमीय प्रतिरोध कहेंगे। और क्या? ओमीय प्रतिरोध कहते हैं। यानी ऐसे चालक जिनमें प्रवाहित धारा जो है, विद्युत धारा, वो क्या है, उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती है। इसका मतलब वो ओम के नियम का पालन कर रही है, तो उसका जो प्रतिरोध होगा उसे हम ओमीय प्रतिरोध कहेंगे। और ओमीय प्रतिरोध में हमें मालूम है कि बी और आई के बीच खींचा गया ग्राफ जो होता है वो एक सीधी रेखा प्राप्त होता है। ओम के नियम का पालन करने का मतलब है कि बी और आई, विभवांतर और धारा के बीच खींचा गया ग्राफ एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। और इसका जो स्लोप बनता है, ये क्या होता है? ये स्लोप जो होता है, ढलान जिसको कहते हैं, ढलान, वो प्रतिरोध के ही बराबर होता है ना। तो ये हो गए ओमीय प्रतिरोध। तो जो जितने भी चालक पदार्थ हैं, धातुएं हैं, ये सब क्या करते हैं? सामान्य ताप पर ओम के नियम का पालन करते हैं। यानी आई जो है प्रवाहित धारा, उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है, तो इनके प्रतिरोध को ओमीय प्रतिरोध कहते हैं। तो उदाहरण, तो दूसरे तरह के होते हैं अनुओमीय प्रतिरोध। अनुओमीय प्रतिरोध वे चालक जिनमें प्रवाहित धारा ओम के नियम का पालन नहीं करती, ओम के नियम का पालन नहीं करती, उनके प्रतिरोध को अनुओमीय प्रतिरोध कहते हैं। अनुओमीय प्रतिरोध कहते हैं। सीधी सी बात है, ऊपर वाले का उल्टा है। वे चालक जिनमें प्रवाहित धारा ओम के नियम का पालन नहीं करती, उनके प्रतिरोध को अनुओमीय प्रतिरोध कहते हैं। इसके उदाहरण क्या है? जैसे ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर, डायोड है, आदि जो हैं, इनमें जब धारा प्रवाहित की जाती है तो ओम के नियम का पालन नहीं करते, अर्थात V और I का जो ग्राफ है वो एक सीधी रेखा प्राप्त नहीं होता। कैसे प्राप्त होता है? देखिए, अनुओमीय प्रतिरोध में यदि हम ग्राफ, हमने इधर I लिख रखा है, विद्युत धारा है, ये विभवांतर है, तो कुछ इस तरह का मान लिया ग्राफ आ रहा है। तो ये देखिए कहाँ सीधी रेखा है, विशेष करके मान लिया शुरू में सीधी भी रेखा ले लें हम यहाँ तक, तो ये देखिए
यहाँ पर ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है, इसका मतलब ये सीधी रेखा नहीं है, तो ये इधर वाला प्रतिरोध जो होगा वो धनात्मक होगा, धनात्मक आर है ये, और ये ऋणात्मक आर है इधर। तो ओम का नियम जो है कि V I जो है अनुक्रमानुपाती है V के, वो नहीं यहां पर है। तो ऐसे चालकों में जिसका जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, उनके प्रतिरोध को अनुओमी प्रतिरोध कहते हैं। तो इनमें क्या होता है, BI ग्राफ जो होता है एक सीधी रेखा नहीं होती है, ये मेन है ना। इसके अलावा दिए गए विभवांतर धनात्मक ऋणात्मक पर धारा का मान अलग अलग हो सकता है ना। जैसे देखिए यहाँ पर विभवांतर यदि हम देखें, देखिए इस विभवांतर V1 पर धारा का मान इतना है, और दूसरा विभवांतर देखिए बढ़ा दिया हमने, तो V2 पर भी धारा का मान उतना ही है जितना V1 पर है। तो V1 V2 का मान अलग अलग है, लेकिन विद्युत धारा का मान समान है। तो दूसरा क्या होता है कि किसी इन्हीं दिए गए विभवांतर पर विद्युत धारा का मान अलग अलग हो सकता है, अब जो चालक होते हैं जो उनके नियम का पालन करते हैं, तो दिए गए V पर I का मान नियत रहेगा, है ना। जबकि यहां पर देखिए हमने बताया V1 पर विद्युत धारा मान लिया ये 2 एम्पियर है, तो V2 पर भी 2 ही एम्पियर है, जबकि V1 और V2 का मान अलग अलग है, V2 बड़ा है V1 से। तो किन्हीं दिए गए विभवांतर पर, विभवांतर हम 2 ले लेते हैं, V1 तथा V2 पर विद्युत धारा का मान अलग अलग हो सकता है। तो इस तरह से हमने अनुओमीय प्रतिरोधों को जाना। तो आज का टॉपिक वैसे देखा जाए काफी इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, और आसान भी एकदम से आसान है। तो अगले वीडियो का इंतजार करिए और ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और जिससे कि वो भी इसका जो है बेनिफिट ले सकें। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है, और वीडियो को पूरा देखिए और हर वीडियो देखिए, जिससे कि एक पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।